नमस्कार। आज हम लोग केदार जी को याद करेंगे, केदार जी के बारे में बातें करेंगे। केदार जी को याद करने का मतलब है हिंदी कविता की उस आवाज़ को याद करना जो एक साथ बहुत शालीन आवाज़ थी, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सशक्त आवाज़ भी थी। शालीनता और शक्ति का ऐसा समन्वय बहुत कम कवियों के वहाँ देखने को मिलता है, जैसा केदारनाथ सिंह की कविता में हम देखते हैं। अपने जीवन में भी जो लोग केदार जी को जानते हैं, केदार जी को जिन्होंने देखा है, केदार जी के सानिध्य में जिन्हें रहने का अवसर मिला है, वे लोग जानते हैं कि केदार जी अपने जीवन में भी अत्यंत शालीन थे, लेकिन भीतर से उतने ही मजबूत थे, सशक्त थे। यानी कि केदार जी का जीवन और केदार जी की कविता इस बात का प्रमाण है कि शालीन होना कमजोर होना नहीं होता, शालीन होना अधिक शक्तिशाली होना होता है। मनुष्य पर भरोसा करना होता है, मनुष्यता पर भरोसा करना होता है। केदार जी उन कवियों में नहीं थे जिन्हें अपनी कविता का अहंकार होता है, उन लोगों में नहीं थे जो लोग सोचते हैं कि वो कुछ विलक्षण कर रहे हैं, अद्वितीय कर रहे हैं। केदार जी की जो सहजता जीवन में थी, वही सहजता उनकी कविताओं में है। लेकिन केदार जी जो मनुष्य जीवन की संश्लिष्टता है, जो भारतीय सामाजिक संरचना की संश्लिष्टता है, जो स्त्री जीवन की संश्लिष्टता है, उसको बहुत गहराई से समझने वाले कवि थे। उसके मतलब परत दर परत भीतर जाकर सत्य को देखने, समझने और अभिव्यक्त करने वाले कवि थे केदार जी। आज स्त्री दर्पण की ओर से मैं यह बातचीत कर रहा हूं आपसे। बहुत अच्छा काम कर रहा है स्त्री दर्पण, लगातार उसके अच्छे आयोजन हो रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं केदार जी पर कुछ बातें आप लोगों से कर रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि केदार जी मेरे गुरु थे। आमने सामने बैठकर उनसे पढ़ने का सुख और सौभाग्य मिला मुझे, मेरे जैसे हजारों को मिला, लेकिन मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। हिंदी के महान कवियों को जिस ढंग से केदार जी पढ़ाते थे, वह भी अपने आप में एक विलक्षण मतलब कह सकते हैं उदाहरण है, अद्वितीय उदाहरण है। जिस तरह डूब कर वो टेक्स्ट को सामने लाते थे, एक एक शब्द दर शब्द वो आगे बढ़ते थे। उन अध्यापकों में नहीं थे केदार जी जो सिर्फ कुछ भावार्थ टाइप की चीज बता दें या इधर उधर की बात करें। केदार जी गहराई में उतरते थे, डूबते थे और विद्यार्थियों को भी गहराई में उतारते थे। कविता पढ़ने का शऊर, कविता पढ़ाने का शऊर दोनों केदार जी से सीखा जा सकता था, और बहुत से लोगों ने सीखा भी। मैंने भी कोशिश की, कुछ हद तक मैंने भी सीखा। केदार जी के जीवन को देखिए, फिर हम आएंगे उनके स्त्री दृष्टि की ओर। केदार जी के जीवन को जब देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, किसी के मैसेज सामने आ जा रहे हैं। केदार जी का जीवन देखिए, कितना संघर्षों से भरा जीवन है। बनारस, गोरखपुर का सेंट एंड्रयूज कॉलेज, फिर पडरौना का उदय प्रताप कॉलेज, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। लोगों को हिंदी की दुनिया की एक विडंबना है कि लोगों को सफलताएं दिखती हैं,
सफलता के पीछे का संघर्ष नहीं दिखता। केदार जी ने लंबा संघर्ष किया। उनके जैसी बड़ी प्रतिभा छोटी छोटी जगहों में खपती रही थी लंबे समय तक। फिर वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने, जाहिर है कि उनको एक ऐसी जगह मिली जहां से चीजें और बेहतर ढंग से प्रसारित हुई गई। बहुतेरे मेरे निजी अनुभव हैं केदार जी को लेकर, जिन्हें मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं, बांट सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि आज केदार जी की जो स्त्री दृष्टि थी उस पर बात होनी है। थोड़ी सी बातचीत हमें उसकी करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए हम लोगों को। केदार जी की मैं कुछ स्त्री जीवन की कविताएं पहले आपको सुनाता हूं, फिर हम लोग आगे उस पर बात करेंगे, देखेंगे कि केदार जी कैसे चीजों को देखते हैं। जो एक स्त्री को जानता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है केदार जी की। आप में से बहुत से मित्रों ने इस कविता को पढ़ा होगा, समझा होगा और शायद इससे जो सीखा होगा उसे अपने जीवन में भी उतारा होगा। मैं इस कविता का पहले वाचन करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, देखेंगे। हवा को बहने दो और उस स्त्री को भूल जाओ जिसे तुम प्यार करते हो। इसमें तुम्हें जंगली पत्तों की खुशबू और एक जानवर के रों की गर्माहट मिलेगी। तुम्हें एक मजबूत पत्थर मिलेगा जिस पर तुम बैठ सकते हो। पत्थर को छुओ, तुम्हें पानी का संगीत सुनाई पड़ेगा। एक पत्ता उठा लो और तुम पाओगे तुम उसकी नसों में खून की तरह बह रहे हो। तुम बाहर निकलोगे और तुम्हें सूरज मिल जाएगा, अपनी भेड़ों को हाँकता हुआ गणेरिया सूरज। उसे देखो, उसे पहचानो, उसे महसूस करो अपनी गर्दन और ललाट पर। यह एक आंच है जो तुम्हें धीरे धीरे उस यातना के लिए तैयार करेगी जो कि तुम खुद हो। क्रमशः ये कविता आगे बढ़ती है और चली जाती है। और जब ये कविता आगे बढ़ती है और इसी क्रम में, मतलब लगातार केदार जी जो बात करते हैं उसको महसूस करिए, उसको देखते रहिए। और फिर इसी क्रम में उनकी जो एक और कविता पढ़िए। उस शहर में जो एक मौलसिरी का पेड़ है, उस शहर में जो एक मौलसिरी का पेड़ है, कहीं उसी के आसपास रहती थी एक स्त्री जिसे मैं प्यार करता हूं। उस शहर में रहते थे और भी बहुत से लोग जो मई की इस धूप में मुझे उसी तरह याद हैं जैसे याद है वह मौलसिरी का पेड़। पर अब वह शहर कहां, तुम पूछोगे तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्रमशः ये आगे कविता बढ़ती है और फिर कहते हैं कि वह स्त्री जिसे मैं अब भी प्यार करता हूं, कभी किसी शहर में रहती भी थी या नहीं, पर इतना तय है मैं उसे प्यार करता हूं। और कितनी ये जो पंक्ति है, जो आगे की पंक्तियां हैं उसे सुनिए कि मैं इस दुनिया को एक पुरुष की सारी वासना के साथ इसलिए प्यार करता हूं कि मैं प्यार करता हूं एक स्त्री को। ये वही केदार जी हैं जो बहुत बाद में लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर खड़े होकर एक कविता में कहते हैं, जिसका आशय है कि तुम चाहे चले जाओ 7 समंदर पार, पर याद रखना तुम्हारी देह ने एक देह का नमक खाया है। ये बड़ी बात है मित्रों। यह दृष्टि आप देखें, इस तरह की दृष्टि जो अभी मैंने पंक्तियां उद्धृत की, किस पुरुष कवि में आपको दिखाई देती है। मैं ये नहीं कहने जा रहा कि केदार जी एक फेमिनिस्ट पोएट हैं। मैं ये नहीं कहने जा रहा कि मैं कुछ भी अलग से सिद्ध नहीं करने जा रहा अपनी इस बातचीत में। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि केदारनाथ सिंह की जो पूरी काव्य गुनावट है, जो काव्य बनावट है, उसमें लगातार एक स्त्री का हृदय काम करता है, लगातार एक स्त्री की चेतना काम करती है। केदार जी अपने जीवन में स्त्रियों का अतिशय सम्मान करने वाले कवि थे। आप
उनकी तमाम कविताओं के बीच आई पंक्तियों को देखेंगे जो स्त्री जीवन से संबंधित पंक्तियां हैं, तो आपको दिखेगा कि इस कवि का आत्मांतरण हुआ है। एक पुरुष कैसे स्त्री में बदल जाता है अपनी कविता में या कविता के बीच की किसी पंक्ति में, यह देखना हो तो केदारनाथ सिंह की बहुत सारी कविताओं को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस सकते हैं। आप देखें कि छोटी छोटी जो कविताएं हैं केदार जी के वहां, जैसे एक कविता उनकी जो बहुत प्रसिद्ध कविता है, प्रेम कविता के तौर पर हम सब उसे पढ़ते और सुनते रहे हैं, लेकिन कभी उसको इस दृष्टि से देखिए कि उसमें कवि ने स्त्री को जो महत्व दिया है वो महत्व कैसा है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। ये कविता सुनने में बहुत अच्छी लगती है। यह कविता पिछले 50 वर्ष से अधिक समय से 50 नहीं कहना चाहिए 40 वर्ष के आसपास का समय हुआ इसको लिखे गए। 1980 की कविता है ये लगभग। तो तब से तमाम प्रेमियों ने इस कविता को दोहराया है, अपने कंठ में बसाया है। लेकिन मैं बस आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन 4 पंक्तियों को देखिए कि किस तरह केदार जी इसमें स्त्री को महत्व देती है। एक स्त्री का सानिध्य आपकी पूरी दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्त्री का सानिध्य आपके पूरे सोचने की प्रक्रिया को बदल देता है, आपके रहन सहन को बदल देता है। आप एक साहचर्य के नए सौंदर्य शास्त्र की ओर बढ़ जाते हैं। ये छोटी सी प्रेम कविता इतने आशय आपके सामने रख देती है, लेकर आती है। केदार जी के पास ऐसी बहुत सी कविताएं हैं, छोटे छोटे अंश। पत्नी को जो संबोधित उनकी कविता है, जहां पर वो बात करते हैं कि पुरस्कार हैं और क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको उस कविता से लेकर के उसका अंश सुनाता हूं और देखिए कि कैसे केदार जी वहां पर अपनी बात कहते हैं। 1 मिनट बस, मैं उस कविता को लेकर आता हूं आपके पास और देखिए कि पत्नी की 28वीं पुण्यतिथि पर जो ये कविता है, इसमें केदार जी कहते हैं, पहले वह गई, फिर बारी बारी चले गए बहुत से दिन, और ढेर सारे पक्षी और जाने कितनी भाषाएं, कितने जल स्रोत चले गए दुनिया से जब वह गई। इसी कविता में केदार जी आगे कहते हैं, एक दिन यह सोचकर कि जो खाली है शायद कुछ भर जाए, बाया कविता हो आया क्रेमलिन, देख आया लंदन, पेरिस और 7 समंदर पार लिबर्टी स्टेचू। यानी एक बूढ़ी चिड़िया की चूं चूं चूं, और जो खाली था होता रहा खाली और खाली। एक पत्नी की जो जीवन में उपस्थिति थी और फिर जो अनुपस्थिति है, उसको जिन शब्दों में केदार जी ने बहुत सादगी के साथ रखा है, वह कविता लिखने वालों के लिए सीखने की चीज है। बड़ी बड़ी शब्दावलियों से कविता नहीं बनती, बड़े बड़े मुहावरों से कविता नहीं बनती। जीवन की, संवेदना की, भावनाओं की गहरी समझ से कविता संपूर्ण होती है, कविता अर्थपूर्ण होती है। केदार जी के वहां जब आप जाएंगे तो ये लगातार आपको दिखाई देगा, लगातार आपके वहां ये चीजें दिखेंगी। एक बूढ़ी स्त्री को अपनी एक कविता में याद करते हैं केदार जी, और देखिए कि किस तरह याद करते हैं केदार जी। थोड़ा आगे जाने पर, अगर इस बस्ती से गुजरो, कविता का शीर्षक है अगर इस बस्ती से गुजरो, थोड़ा आगे जाने पर एक छोटा सा जर्जर घर तुम्हें मिलेगा। कुछ समय पहले तक उसमें एक बुढ़िया रहती थी, मर्दों की दुनिया से लड़ती झगड़ती, एक निपट अकेली खुददार औरत।
वह इस बस्ती की सबसे दमदार आवाज थी। वह इस बस्ती की सबसे दमदार आवाज थी। जरा सोचना इस पर, क्या यह संभव नहीं कि उस घर को कर दिया जाए घोषित एक राष्ट्रीय धरोहर? कविता पर विचार कीजिए। एक ऐसी स्त्री जो उस बस्ती की सबसे दमदार आवाज थी, यानी कि पितृसत्ता का जो प्रत्याख्यान करती थी। दमदार आवाज तो तभी बनेगी ना कि वो पितृसत्ता का विलोम रचे, जो पूरा पुरुष समाज है उसका एक प्रतिपक्ष रचने वाली स्त्री होगी, तभी तो दमदार आवाज बनी। और एक ऐसी स्त्री की कि उस छोटे से घर को जहां उसने अपना जीवन जिया, व्यतीत किया, उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की अपील करता है कवि। मित्रों, एक कवि, एक पुरुष कवि का यह एक श्लाघ्य विरेचन है। एक पुरुष कवि ने अपने भीतर के पुरुष को किस हद तक बदला है, ये कविता उसका उदाहरण है। इस कविता की अपील उसका उदाहरण है कि केदार जी बहुत धीरे से वो काम कर देते हैं जो काम लोग शोर मचाते हुए, राजनीतिक कविताएं लिखते हुए कि मैं राजनीतिक कवि हूं, मैं राजनीतिक कवि हूं, करते हुए नहीं कर पाए। केदार जी की कविताओं के साथ एक विडंबना कुछ लोगों ने जोड़ दी कि वो लोक के कवि हैं और एक दायरा बनाने की कोशिश की। लोक एक बड़ी चीज है जो केदार जी के वहां है, लेकिन केदार जी का लोक अहो रूपम वाला नहीं है। केदार जी के लोक में यह बूढ़ी स्त्री है। केदार जी के लोक में एक हलवाहा है कि जब उसकी मृत्यु हो रही है तो जिस ढंग से केदार जी उस हलवाहे पर कविता लिखते हैं, मेरी अपनी जानकारी में हिंदी में एक हलवाहे के औदात्य पर उससे अच्छी, उससे महत्वपूर्ण कोई दूसरी कविता नहीं है। केदार जी का लोक वह है। केदार जी वही मैं कहता अहो रूपम की कविता, उनका लोक राजनीतिक चेतना से भरपूर लोक है। वह उन लोगों का लोक है जिनकी सांसों को, जो त्रिलोचन कहते हैं, जिनकी सांसों को आराम नहीं था। तो केदार जी के लोक पर बात करते हुए यह नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वो स्त्रियों पर कविता लिख रहे हों, वंचितों पर कविता लिख रहे हों, कभी भी वो लोक, कभी भी वो अपनी राजनीतिक चेतना का विस्मरण नहीं करते हैं। बराबर उसके साथ आते हैं, बराबर उसको सामने रखते हैं, लेकर आते हैं। इस बात को लगातार हम लोगों को याद रखना चाहिए। केदार जी की एक कविता है मित्रों, आज स्त्री पर बात करते हुए मैं इस कविता को सामने रखना चाहता हूं कि जिस तरह इसमें केदार जी कहते हैं अपनी एक कविता में कि भारत का सृजन अगर फिर से करना, ईश्वर को एक भारतीय नागरिक का सुझाव, इस कविता का शीर्षक है। इसमें केदार जी कहते हैं कि भारत का सृजन अगर फिर से करना तो जाति नामक रद्दी को फेंक देना अपनी टेबल के नीचे की टोकरी में। बिना बड़ी बात किए केदार जी जो पूरी जाति व्यवस्था है उसका प्रत्याख्यान कर देते हैं इस कविता में। और इसी तरह जो मैं स्त्रियों से संबंधित कविताओं में वो पितृसत्ता का प्रत्याख्यान कर देते हैं। ये जाति व्यवस्था और पितृसत्ता दोनों का करते हैं, क्योंकि केदार जी जानते हैं कि ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं और इन दोनों में से कोई भी एक चीज जो बची रहेगी वह भारतीय समाज के लिए, मनुष्य समाज के लिए दुखदायी होगी। तो केदार जी की कविताओं पर विचार करते हुए, देखते हुए लगातार हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, लगातार इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ और जो कविताएं हैं जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ केदार जी की जो कुछ कविताएं हैं जिन पर बात करनी चाहिए, जब वो पारिवारिक प्रश्न की बात करते हैं या एक कविता में तुलसी का पौधा लगाने की बात करते हैं, माँ की जो उपस्थिति है उनकी कविताओं में और बाद के दौर में तो विशेष तौर पर वह देखने लायक है। वह जो गहरी रागात्मकता है माँ के प्रति वो देखने लायक है कविता में। और जब केदार जी की माँ के प्रति कविता पढ़िए तो वो सिर्फ केदार जी की माँ के प्रति लिखी गई कविता नहीं रह जाती, वह लाखों करोड़ों माओं के प्रति समर्पित कविता हो जाती है। आप याद करें कि हिंदी के किस कवि को आपने इस तरह पढ़ा कि गंगा से प्रार्थना कर रहा है कवि कि माँ, मेरी माँ का ख्याल रखना, उसे सिर्फ भोजपुरी आती है।
आशा यही है, इसी तरह का है। और एक साथ बहुत सारी बातें इन 2-4 पंक्तियों में आ जाती हैं। ये एक बड़े कवि की संरचना होती है। बड़ा कवि ऐसा ही होता है, एक बात में कई बातें गुथी होती हैं। यह भावक पर निर्भर होता है, यह सहृदय पर निर्भर होता है कि वह कैसे चीजों को निकालेगा, कैसे वह चीजों की व्याख्या करेगा, निकालते हुए आगे 101 एक कविता है केदार जी की, अपनी छोटी बच्ची के लिए एक नाम। अगर बहुत अविधा में समझना चाहें तो शायद रचना जी के लिए ये कविता केदार जी ने लिखी होगी, बहुत अविधा में। उनकी सबसे छोटी जो पुत्री हैं, शायद उनके लिए हो, या हम सब में से किसी की भी बेटी के लिए ये कविता हो सकती है। ये किसी के लिए भी। ओस भरे कपटे गुलाब की टहनी पर तितली के पंखों सी सटी हुई धूप, एक नाम है छोटा सा मेरे बेस्वाद खुले होठों पर तेरे लिए। और भी होंगे पर जाने क्यों मेरा मन तुझे देखकर सम्मुख कंधों तक उठे हुए पौधों के बीच में सहसा पुकार उठा एक इसी नाम से। आह तू न समझेगी, तेरी उस हंसी और मेरे इन शब्दों में युगों का अंतर है, पर मैंने देखे हैं तेरी इस हस्ती सी प्रश्न भरी मुद्रा के कुहाच्छन्न तल में वे बहुत से अधूरे पथ, लक्ष्यहीन मोड़ों पर खिंचे हुए रोली के हल्के इशारे। रोली इसमें शब्द आया है, जो खिंचे हुए रोली के हल्के इशारे और तैरते हवाओं में बहुत से अजन्मे पुल, जिनसे होकर मुझको इस छोटे जीवन के अनगिनती अनाघ्रात अर्थों तक जाना है। मैं हूं उदास पर तुझे क्या दुख है, जो गुमसुम खड़ी हो यूं मेरे सूर्यहीन कंधे पर मुंह रखकर। मेरी नन्ही तितली मैंने दिया है एक छोटा सा नाम, बस इतनी तो बात है, किंतु तू न जानेगी मेरी तो सारी यह आयु चुक जाएगी। इससे भी सीधे और इससे भी प्यारे और इससे भी अर्थ भरे किसी नए नाम के अनवरत अन्वेषण में, सिर्फ एक तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। तो केदार जी की बेटी के प्रति कविता हो, पत्नी के प्रति कविता हो, मां के प्रति कविता हो, या किसी अन्य स्त्री के लिए लिखी गई कविता हो, आप उन कविताओं में कभी उतरें, सुई और तागे के बीच में जैसी कविताओं की ओर जाएं। जो कविता मैंने कि याद रखना कि तुम्हारी देह ने किसी देह का नमक खाया है, यह मुहावरा जो नमक खाना है, केदार जी कैसे स्त्री पुरुष संबंधों में लेकर उसको आते हैं और पुरुष से अपील करते हैं कि उसे कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। एक गहरी कृतज्ञता स्त्री के प्रति, स्त्री जीवन के प्रति केदार जी की इस कविता में है, इन पंक्तियों में है। मुझे कोई दूसरा कवि याद नहीं आता जो स्त्री के प्रति, साहचर्य के प्रति ऐसी कृतज्ञता व्यक्त करता हो या किया हो जिसने, मुझे याद नहीं आता कोई। बहुत सारी अच्छी प्रेम कविताएं हिंदी में हैं, बहुत सारी और कविताएं हैं, लेकिन यह गहरी कृतज्ञता केदार जी के वहां आपको मिलेगा। लगातार आप केदार जी के वहां जाएं, एक दो नहीं, मतलब केदार जी के पास आपको ऐसी 30-35 कविताएं मिल जाएंगी, या शायद इससे अधिक ही कविताएं हैं, जिनमें स्त्री जीवन के विभिन्न पक्षों की गहरी पड़ताल है, और बिना किसी शोर के पड़ताल है, बिना इस अहम के पड़ताल है कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूं। एक दायित्व की तरह केदार जी ने स्त्री जीवन को समझा और अभिव्यक्त किया अपनी कविताओं में। ऐसी उनकी कम से कम
पचासों कविताएं हैं जो स्त्री विषयक कविताएं नहीं हैं, लेकिन स्त्री जीवन की उपस्थिति किसी न किसी रूप में उस कविता में है, और उससे उस कविता की संपन्नता बढ़ गई है, उससे उस कविता की अर्थवत्ता बढ़ गई है, उसकी रेंज बड़ी हो गई है, उस कविता की रेंज बड़ी हो गई है उस कविता की। तो केदार जी ने जो कुछ लिखा, चाहे वो स्त्रियों के पक्ष में, वंचितों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, सब बहुत डूब कर लिखा उन्होंने, बहुत कंसर्न के साथ लिखा उन्होंने। इसलिए नहीं लिखा कि उनके पास कविता लिखने का हुनर था, उन्होंने इसलिए लिखा कि वो इसे जिम्मेदारी मानते थे, वो इसे एक जरूरी काम मानते थे, और उन्हें लगता था आज नहीं तो कल जब दुनिया बदलने का उद्यम करने वाले लोग आएंगे तो ये कविताएं उनका सहचर बनेंगी, ये कविताएं उनका साथ निभाएंगी। कविताएं क्रांति नहीं करती, लेकिन कविताओं के बिना भी क्रांति नहीं होती। इस बात को याद रखना चाहिए हमें। कविताएं क्रांति नहीं करती हैं, लेकिन कविताओं के बिना कोई क्रांति संभव नहीं हुई दुनिया में आज तक, कोई बदलाव संभव नहीं हुआ आज तक। आप स्वाधीनता आंदोलन को याद कीजिए, आप याद कीजिए, आपको हजारों कविताएं भारतीय भाषाओं की मिलेंगी, आपको हिंदी की और भारतीय भाषाओं की, जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता को संभव किया, जिन्होंने भारतीय आजादी को संभव किया। तो दुनिया में कोई बदलाव मित्रों सिर्फ कविता से भले ही ना हो, लेकिन कविता के बिना नहीं होगा। केदार जी इस बात को जानते थे, और उनकी कविताएं इस बात का प्रमाण हैं। जब तक हिंदी कविता रहेगी, जब तक हमारे आप जैसे लोग होंगे जिनका कविता में भरोसा है, जिनका मनुष्यता में भरोसा है, जिनका मनुष्य और मनुष्य के संबंध में भरोसा है, जिनका मनुष्य की मुक्ति में भरोसा है, तब तक केदारनाथ सिंह की कविताएं उपस्थित रहेंगी, हमारे और आपके जेहन में रहेंगी, हमारे आपकी स्मृति में रहेंगी। केदार जी उन कवियों में नहीं थे जिनकी किताबें लाइब्रेरियों में पड़ी रह जाएं। केदार जी हिंदी के उन कवियों में हैं जिनकी कविताएं अंतःकरण का आयतन बदल देती हैं, जिनकी कविताएं हमारे विचारों का घनत्व बढ़ा देती हैं, जिनकी कविताएं हमारे सोचने समझने का जो पूरा सिस्टम है उसको बदल देती हैं, हमारे भीतर के प्रोटोप्लाज्म को बदल देती हैं। तो आज मैं स्त्री दर्पण के इस मंच से 20वीं शताब्दी के और इस 21वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में रहे केदारनाथ सिंह जैसे उस कवि को याद कर रहा था, जिसकी उपस्थिति एक बड़े मनुष्य की उपस्थित थी, जिसकी कविता की उपस्थिति हमेशा उल्लेखनीय स्मरणीय कविताओं के रूप में रहेगी, जिनकी कविताओं से लोग सीखते रहेंगे। मैं पहले लिख चुका हूं, आज दोहरा रहा हूं कि केदारनाथ सिंह की कविताएं कविता की पाठशाला हैं। जिनको भी, जो नए लोग हैं, कविता सीखनी है, उनको केदारनाथ सिंह की ओर जाना चाहिए। वहाँ बहुत कुछ है। ये हमारी अपनी क्षमता पर है कि हम कितना उठा पाते हैं। अभी मैंने कुछ कविताओं के माध्यम से सिर्फ उनकी स्त्री दृष्टि की बात की कि किस तरह वो पूरी मतलब सोच को बदल देते हैं, बहुत आहिस्ता से, बहुत धीरे से, बिना किसी खटपट के। यह तो सीखने की चीज है, जानने की चीज है। मैं बहुत आभारी हूं स्त्री दर्पण का और आप तमाम मित्रों का जिन्होंने आज यहाँ मुझे सुना। बहुत जल्द 10 तारीख को लंदन की संस्था वातायन के लिए भी केदार जी पर एक कार्यक्रम का आयोजन है। वहां पर भी मैं केदार जी की कविताओं पर बात करूंगा, और सिर्फ स्त्री दृष्टि पर नहीं, एक मुकम्मल कवि के रूप में केदार जी की उपस्थिति पर बात करूंगा। मेरे साथ वहां पर प्रोफेसर संध्या सिंह भी होंगी, जो केदार जी की सुपुत्री हैं और हिंदी की सुपरिचित आलोचक हैं। डॉक्टर रेखा सेठी होंगी, जो सुपरिचित आलोचक हैं। तो हम लोग उस दिन भी बात करेंगे। और आज पुनः आप सबका आभार जिन लोगों ने मुझे सुना। केदार जी की स्त्री विषयक कविताओं को आज प्रसंग है इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जरूर पढ़िए और पंक्ति दर पंक्ति पढ़िए।
कविता में हर शब्द बहुत जरूरी होता है। कभी उसको लांघने की कोशिश मत कीजिए मित्रों। कविता में अगर आप एक शब्द लांघ गए तो कविता छूट जाती है हाथ से। गद्य में चल जाता है, कविता में नहीं चलता। हर शब्द के साथ कवि का स्वेद कण होता है। हर शब्द के साथ लोग, मतलब बहुत प्रचलित भाषा में कहूं तो कवि का पसीना होता है। उसकी गंध को जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक कवि की दृष्टि तक आप नहीं जा सकते, कवि की चेतना को डिकोड नहीं कर सकते, आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। आप केदारनाथ सिंह की स्त्री विषयक कविताओं के साथ भी ऐसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में बहुतेरे साथी आएंगे और केदार जी की स्त्री विषयक कविताओं को डिकोड करेंगे। मैंने जो बातें की इससे बेहतर ढंग से करेंगे और उल्लेखनीय ढंग से करेंगे। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आप सबका। नमस्कार।